Hello everyone and a very good morning to all of you. Welcome to Sleepy Classes. तो 4 सितंबर 2025 के न्यूज़पेपर के करंट अफेयर्स एज वेल एज उससे जुड़े जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो कि पूछे जा सकते हैं इन एनी काइंड ऑफ फॉर्म्स, है ना। थोड़ा सा रिलेटिवली आप कह सकते हो कि सिंपलर वर्जन हम डिस्कस करते हैं जस्ट टू मेक कॉन्सेप्ट्स क्लियर फॉर यू, राइट। सो अगर हम सोर्स की बात करें तो द हिंदू से ही आज हमने सोर्स से सारी इंफॉर्मेशन या सारी न्यूज़ जो है वो ली है, गैदर की है, उसी के बेसिस पे जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है वो बनाए गए हैं। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले कैबिनेट अप्रूव्स 1500 करोड़ स्कीम्स फॉर क्रिटिकल मिनरल्स रिसाइकलिंग। तो इसका कॉन्टेक्स्ट में अगर बताऊं तो क्रिटिकल मिनरल्स एंड उनकी सप्लाई चेन से जुड़ी बहुत सारी न्यूज़ जून जुलाई में रही, है ना। तो अब वही न्यूज़ के ऊपर बिल्डअप करने के लिए सरकार के पास, मैंने लास्ट आपको अपॉर्चुनिटी यही बताई थी कि खुद से या तो ऑल्टरनेटिव्स ढूंढे, ठीक है। बट ऑल्टरनेटिव्स में हमने ये चीज़ डिस्कस की थी कि चाइना ने जो वॉइड क्रिएट किया है वो फुलफिल नहीं हो सकता। देन हमने ये भी डिस्कस किया था कि म्यांमार के अंदर क्रिटिकल मिनरल्स यहाँ पे पाए गए हैं एंड चाइना भी उसमें इंटरेस्टेड है अलॉन्ग विद इंडिया, है ना। सो अब सिंस म्यांमार के अंदर मिलिट्री कू रिपीटेडली चल रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट इतनी ज्यादा पॉसिबल अभी नहीं हो पाएगी इंडियन पर्सपेक्टिव से, राइट। सो इंडिया खुद से ही अब एक मैन्युफैक्चरर बनना चाहता है, ठीक है। विकसित भारत 2047 की हम बात करते हैं। सो विद रिस्पेक्ट टू दैट अब क्रिटिकल मिनरल्स को रिसाइकल करने की बात भी बीच में आई थी, ठीक है, कि अगर हम खुद से प्रोड्यूस नहीं कर सकते, मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते तो उनको रिसाइकल तो कर सकते हैं। इससे कार्बन फुटप्रिंट के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा वो बात अलग है, ठीक है। पर जो क्रिटिकल मिनरल्स है जो कि ऑलरेडी अब आप कह सकते हो डिस्पोज्ड ऑफ गैजेट्स के अंदर होता है, अगर हम उसको एक्सट्रैक्ट कर सकें, ऐसी कोई टेक्नोलॉजी बना सकें तो वो बेटर रहेगा हमारे लिए। क्यों? क्योंकि ऑल टुगेदर अगर हम क्रिटिकल मिनरल्स के एक्सट्रैक्शन जो कि नेचुरल प्रोसेस है उसकी बात करें तो उसके लिए हाईली मैकेनाइज्ड सिस्टम रिक्वायर्ड रहता है एंड स्पेसिफिकली एक टेक्नोलॉजी रिक्वायर्ड रहती है जिसमें चाइना फिलहाल लीड कर रहा है, फॉलोड बाय ऑस्ट्रेलिया, राइट। वी ऑल्सो डिस्कस दैट। सो अब इसी को लेकर रिसाइकलिंग की बात की जा रही है। सो इसी के लिए अब कैबिनेट ने अप्रूव किया 1500 करोड़ की स्कीम जो कि क्रिटिकल मिनरल्स की रिसाइकलिंग की बात करती है। एंड रिसाइकलिंग में स्पेसिफिकली अगर हम देखें कॉपर, लिथियम, निकल, कोबाल्ट एंड रेयर अर्थ एलिमेंट्स की बात की जा रही है, राइट, कि इनको आप रिसाइकल अगर कर सकते हैं एग्जिस्टिंग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स भी, ठीक है, तो भी सही है। एंड कोई नई यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाना चाहता है उसके लिए भी सरकार ने यहाँ पे केपेक्स सब्सिडी प्रोवाइड की है। तो अब ये केपेक्स सब्सिडी वर्ड ना आपको सवाल में दिखेगा, उसका मतलब क्या है वो मैं उसी टाइम समझाऊंगी, ठीक है। बट अभी के लिए यही देख लो। तो बाकी उसके अलावा उन्होंने यही बोला है कि 6 साल का टेन्योर होगा इस स्कीम का, ठीक है। फाइनेंशियल ईयर 25-26 से शुरू होकर 30-31 तक कोई भी ई वेस्ट, लिथियम आयन बैटरी का स्क्रैप एंड अदर स्टॉक जो कि कैटालिटिक कन्वर्टर्स के अंदर काम आता है वो अब एलिजिबल फीड स्टॉक की तरह यहाँ पर एक्ट करेगा जहाँ पे रिसाइकलिंग की जा सकती है, ठीक है। एंड ये जो स्कीम है 1/3 ऑफ द टोटल आउटले की तरह यहाँ पर काम करेगा। कि मतलब सपोज कीजिए कि अगर 100% है हमारे पास प्रोडक्शन, उसमें से 1/3 जो है हमारा क्रिटिकल मिनरल्स की या रिक्वायर्ड मिनरल्स की रिक्वायरमेंट यहाँ पर रहेगी, ठीक है, उसको फुलफिल करने की बात करता है। तो मतलब अब एफर्ट कितना रह गया, 2/3 रहता है फॉर द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन या वो जो वॉइड हमने बात की थी उसको फुलफिल करने के लिए, इंडिया की डिमांड के लिए, ठीक है। सो अब जो नए यूनिट्स हैं एज वेल एज फॉर एग्जिस्टिंग यूनिट्स अगर वो एक्सपैंड करना चाहते हैं, मॉडर्नाइजेशन करना चाहते हैं या डाइवर्सिफिकेशन करना चाहते हैं, उनके लिए भी स्कीम के अंदर सरकार जो है आपको प्रोवाइड करेगी सर्टेन इंसेंटिव्स, ठीक है। एंड ये पार्ट किसका होगा, नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन का ये पार्ट रहेगा, ठीक है। सो अब क्वेश्चन देख लेते हैं थोड़ा सा डिटेल में से और डिस्कस करेंगे। द केपेक्स सब्सिडी फॉर न्यू यूनिट्स अंडर द स्कीम विल बी 10%. Second, scheme incentives aims to develop at least 270 kiloton of annual recycling capacity. Which of the statements above is or are correct? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्टेटमेंट 2, ठीक है। तो केपेक्स सब्सिडी जो है वो उस तरह का पैसा होता है, केपेक्स वर्ड जो है ना स्पेसिफिकली हम कैपिटल से यहाँ पे फॉर्म कर रहे हैं, तो वो पैसा जो गवर्नमेंट इन्वेस्ट करती है स्पेसिफिकली फॉर द डेवलपमेंटल प्रोसेसेस या प्रोडक्शन से रिलेटेड अगर कोई डेवलपमेंट में सरकार पैसा यहाँ पर देती है या इन्वेस्ट करती है उसको केपेक्स सब्सिडी का यहाँ पे पार्ट बनाया जाएगा। सिंस सब्सिडी वर्ड इसके साथ अटैच्ड है तो मतलब कोई भी व्यक्ति अब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनाना चाहता है, उसको अपग्रेड करना चाहता है तो उसके लिए सरकार आपको यहाँ पर पैसा देगी। एंड ये स्कीम के लिए हमारे पास 10% नहीं 20% होगी ऑन प्लांट एंड मशीनरी एंड एवरीथिंग, ठीक है। एंड स्कीम इंसेंटिव जो है वो डेवलप, मैंने बोला ना 1/3 यहाँ पर सरकार यहाँ से चाहती है
एक्सट्रैक्ट कर लेना वापस से क्रिटिकल मिनरल्स। तो 270 किलो टन ऑफ एनुअल रिसाइकलिंग कैपेसिटी सरकार यहाँ पर चाहती है। सो इन डिटेल आपको यहीं पे बताया गया है कि कंप्राइज करेगी ये स्कीम 20% ऑफ केपेक्स सब्सिडी प्लांट मशीनरी के ऊपर, इक्विपमेंट के ऊपर, एंड जो भी अब प्रोडक्शन को शुरू कर देगा विद इन अ लिमिटेड टाइम फ्रेम जो कि सरकार आपको प्रोवाइड करेगी। ठीक है, सो विद रिस्पेक्ट टू दैट 270 किलो टन वाला जो हमारे पास प्रॉपर रिसोर्स है कि इन की टर्म्स ऑफ आउटकम्स जो सरकार ये चाहती है कि एक्सपेक्टेड टू डेवलप एटलीस्ट 270 किलो टन ऑफ एनुअल रिसाइकलिंग कैपेसिटी जो कि रिजल्ट करेगी अराउंड 40 किलो टन ऑफ एनुअल क्रिटिकल मिनरल प्रोडक्शन, ब्रिंगिंग इट अप टू ₹8,000 करोड़ ऑफ इन्वेस्टमेंट, एंड साथ में ही वो जॉब्स की क्रिएशन करेगी डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली कितनी 70,000 इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट जॉब्स। तो बहुत सारे कंसल्टेशंस यहाँ पे इंडस्ट्री एंड अदर स्टेक होल्डर्स के साथ किए गए, इन्हीं मीटिंग्स के ऊपर ये डिसाइड किया गया कि अब ये जो स्कीम है इसे फॉर्मुलेट किया जाना चाहिए। एंड एक और न्यूज़ यहाँ पे आई थी विच वाज नॉट रेलेवेंट टू अस क्योंकि उसके अंदर डिटेल में कुछ नहीं दिया गया था कि जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं या मैन्युफैक्चरर्स हैं या मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में फिलहाल प्रॉब्लम क्या आ रही है, गवर्नमेंट उसके ऊपर भी यहाँ पे सर्वे कंडक्ट कर रही है, मीटिंग्स कंडक्ट कर रही है। सो आने वाले टाइम में मैन्युफैक्चरिंग लेवल जो या सेक्टर है वो लैग क्यों कर रहा है एज कंपेयर टू सर्विस सेक्टर, हो सकता है सिंस स्कीम्स भी प्रोवाइड की जा रही है ना हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को लेकर, तो वो अब डेवलप कैसे किया जा सकता है सरकार उसके ऊपर फोकस कर रही है। देन नेक्स्ट, शुड रिजर्वेशंस एक्सीड द 50% कैप। तो ये सवाल सबसे पहले क्यों आया? अब ऑपोजिशन है, प्रोपेगेंडाज हैं, आप कह सकते हो कि बहुत सर्टन चीज़ें होती हैं इलेक्शंस के टाइम पे जो ऐलान कर दी जाती है ना। तो जो नीतीश कुमार है उन्होंने ये चीज़ बोली कि अगर वो पावर में आ जाते हैं बिहार के अंदर तो वो 85% तक रिजर्वेशन कर देंगे। बट वी ऑल्सो नो कि इंदिरा सहानी का जो हमारे पास केस है उनके अंदर यही चीज़ बोली गई है कि जो रिजर्वेशन है वो 50% से एक्सीड नहीं करनी चाहिए। ठीक है, सो क्या ये 50% का जो कैप है शुड इट बी इंक्रीज, या अगर इंक्रीज होगा तो किस बेसिस पे होगा, उससे रिलेटेड यहाँ पे 2 या 3 केस लॉज हैं वो मैं डिस्कस करने वाली हूँ। सबसे पहली चीज आपको ये न्यूज आर्टिकल बोलता है कि एक तो सब्सटैंटिव अप्रोच है हमारे पास, ठीक है, एक सब्सटैंटिव अप्रोच है हमारे पास सबसे पहली, दूसरी है हमारे पास फॉर्मल अप्रोच। ठीक है, फॉर्मल अप्रोच स्पेसिफिकली ना आपको यही चीज बोलती है, सबसे पहले फॉर्मल अप्रोच ही डिस्कस करेंगे, रिलेटिवली इजी आपके लिए। फॉर्मल अप्रोच यही बोलती है कि जो रिजर्वेशन जब हम प्रोवाइड करते हैं है ना, तो वो टोटल हमारा उसका पार्ट नहीं बनता पॉपुलेशन का। ठीक है, पॉपुलेशन का एज इन कि जैसे हमारे पास टोटल अगर 100% पॉपुलेशन है, सपोज कीजिए आप, है ना, 100% पॉपुलेशन में से जो 50% अगर हम पॉपुलेशन को रिजर्वेशन दे देंगे, बाकी 50% क्या करेगी कि ये एक तरह से जो रिजर्वेशन हम प्रोवाइड कर रहे हैं ये एडिशनली एक स्पेसिफिक हम ये 50% लोग जिनको हम बैकवर्ड बोलते हैं उनको सहायता करने के लिए है, बट एक्चुअली में ये एक एक्स्ट्रा फैसिलिटी ही हम उन्हें प्रोवाइड कर रहे हैं। फॉर्मल अप्रोच ये चीज बोलती है। सब्सटैंटिव अप्रोच हमारे पास जनरली ये बोलती है कि सपोज अगर ये 100% पॉपुलेशन है, इस पे अगर हम 50% कैप, जस्ट ऐसे नंबर ही ले रही हूँ, 50% अगर मैं कैप लगा देती हूँ पॉपुलेशन को, तो ये 50% जो है वो डिजर्व करते हैं रिजर्वेशन, एंड ये कोई स्पेशल ट्रीटमेंट यहाँ पर नहीं है। क्यों? क्योंकि जो 50% लोग हैं, अगर हम इनकी हिस्ट्री को यहाँ पर ध्यान से देखें तो इन्होंने बहुत ज्यादा सफर किया है बिकॉज ऑफ द अदर 50% जिनको अभी आजकल हम जनरल कैटेगरी में काउंट करते हैं। ठीक है, सिंस ओवरऑल डेवलपमेंट यहाँ पर सरकार चाहती है, तो ये किसी भी तरह की जो रिजर्वेशन प्रोवाइड की जा रही है, कोई स्पेशल यहाँ पे राइट नहीं दिया जा रहा किसी को, दे डिजर्व इट, क्योंकि उनको इन द पास्ट बहुत ज्यादा परेशान किया गया है जिस वजह से वो अपलिफ्ट नहीं हो पा रहे। तो ये 2 डिफरेंट अप्रोचेस हैं, एंड ये 2 डिफरेंट अप्रोचेस के लिए यहाँ पर हमारे पास केस लॉज है, उनको भी देखते हैं। पहला हमारे पास आता है विद रिस्पेक्ट टू फॉर्मल जो हमारा अप्रोच है, उसके अकॉर्डिंगली बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर 1962 का केस है। इसके अकॉर्डिंगली उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो स्पेशल प्रोविजंस हैं दे शुड नॉट एक्सीड 50% एंड एक फॉर्मली इक्वालिटी होनी चाहिए। अब वही चीज़ है ना कि फॉर्मल अप्रोच है वो तो यही बोल रही है कि 50% का आप एक्स्ट्रा यहाँ पर जो है प्रोवाइड कर रहे हो इंसेंटिव, बाकी 50% का क्या, तो 50% का कैप यहाँ पर होना चाहिए। दूसरी हमारे पास जो सब्सटैंटिव अप्रोच है उसके लिए केस लॉ हमारे पास कौन सा आता है, दैट इज स्टेट ऑफ केरला वर्सेज NM थॉमस का केस। इन्होंने ये बोला कि रिजर्वेशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस इज नॉट एन एक्सेप्शन टू इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, बट एक एजर्शन है सिंस उनके साथ यहाँ पर अत्याचार पहले वाले टाइम पे हुआ था एंड उनको अपलिफ्ट होने का मौका यहाँ पर
नहीं मिला, बट 50% कैप पे उन्होंने यहाँ पर कोई भी चीज नहीं बोली। तीसरा केस हमारे पास आता है इंदिरा सहानी वाला केस, ठीक है, जिसके अंदर ओबीसी रिजर्वेशन की यहाँ पे बात की जाती है, ठीक है, बट उन्होंने यहाँ पर 50% कैप लगा दिया था। ओबीसी को रिजर्वेशन भी प्रोवाइड की, बट 50% का कैप यहाँ पर लगा दिया। देन उसके बाद जनहित अभियान का केस आता है 2022 में, जिसमें सरकार ने जनरली यही चीज को यहाँ पर प्रोवाइड किया कि स्पेसिफिकली अगर हम देखें कि जो मेजॉरिटी है 3-2 की, उन्होंने अपहेल्ड की कि जो ईडब्ल्यूएस की इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की जब हम बात करते हैं, उनको जब रिजर्वेशन हम प्रोवाइड कर रहे हैं, that is not a part of the reservation which is being provided based on caste या ट्राइबल जो आपका स्टेटस है, ठीक है। तो ये जो 10% ईडब्ल्यूएस की रिजर्वेशन मिल रही है, ये कास्ट रिजर्वेशन से अलग है, तो उसको 50% कैप के अंदर यहाँ पे आप इन्वॉल्व मत कीजिए, ठीक है। तो स्पेसिफिकली ये चीज आपको यहाँ पर बोली गई। सो अब यहाँ पर आपको आर्ग्यूमेंट्स दिए गए हैं कि B.R. अम्बेडकर की क्या अप्रोच थी कि रिजर्वेशन क्यों दी जानी चाहिए वाइल मेकिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। ड्राफ्ट जब हो रहा था कॉन्स्टिट्यूशन, उन्होंने क्या बोला कि रिजर्वेशन जो है वो कन्फाइन किया जाना चाहिए टू अ माइनॉरिटी, ताकि अब होल्ड की जा सके गारंटीड राइट ऑफ इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। तो उनका भी अप्रोच यहाँ पर सब्सटैंटिव ही नजर आ रहा है, ठीक है, कि अपॉर्चुनिटी उनको भी प्रोवाइड की जानी चाहिए, एंड एक बियॉन्ड जुडिशियल कैप ऑफ 50% ये नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो उन्होंने भी यही चीज को यहाँ पर देखा कि जो डिमांड यहाँ पर मानी जा रही है विद रिस्पेक्ट टू 50% जुडिशियल कैप, वो अब एक प्रोपोर्शन ऑफ बैकवर्ड कास्ट का सेंसस यहाँ पर नजर आता है, जिसको इंक्लूड किए जाने की इस टाइम पे जो हमारा सेंसस कंडक्ट कराया जा रहा है उसके बेसिस में इंक्लूड करने की बात भी की जा रही है। बट जो 40 to 50% ऑफ द सीट्स है वो रिजर्व की गई है फॉर SC, STs एंड OBC। सो व्हाट अबाउट द अदर कैटेगरी, है ना, तो उसको भी यहाँ पे अप्रोच में रखना है। तो एक और कंटेंशियस इशू है जो इसी से रिलेट करता है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिजर्वेशन बेनिफिट्स, ठीक है, कि रिजर्वेशन के जो बेनिफिट्स हैं या तो उससे एसोसिएट मत किया जाए, ठीक है। तो इसी के लिए रोहिणी कमीशन को सेटअप किया गया था कि अब ओबीसीज के अंदर भी जब हम बात कर रहे हैं, या स्पेसिफिकली अगर हम SCs एंड STs की भी बात करते हैं, तो वहां पर ना एक प्रॉब्लम आ गई है, ठीक है। ओबीसीज के केस में जो रोहिणी कमीशन है उसने क्रीमी लेयर वाली बात की थी, ठीक है। अब क्रीमी लेयर भी हमारे पास ओबीसीज के अंदर एग्जिस्ट करती है विद रिस्पेक्ट टू कि उनका इकोनॉमिक स्टेटस क्या है ना। इकोनॉमिक स्टेटस में अब सेम ही चीज रोहिणी कमीशन ने बोली, अगर वो ओबीसीज के लिए यहाँ पर सही बैठ रहा है तो SC STs के लिए भी वो सही बैठेगा। क्यों? क्योंकि अब सर्टेन कैटेगरीज हैं, इसी सर्वे के अकॉर्डिंगली ये चीज को भी पाया गया कि जो SCs एंड STs की जब हम सब कैटेगराइजेशन भी यहाँ पर करते हैं ना, तो उनके केस में सपोज कीजिए कि अगर 2700 जॉब्स है ना, तो 1000 जॉब्स जो है वो स्पेसिफिकली एक ही कैटेगरीज के SCs या STs जो हैं वो लेकर जा रहे हैं, अगर हम सब डिविजन्स कर रहे हैं, ठीक है। सो बाकी जो व्यक्ति हैं, जो बाकी अब सब डिविजन्स का पार्ट हैं, जिनको यहाँ पर जॉब्स नहीं प्रोवाइड की जा रही, ठीक है, या जॉब्स नहीं मिल पा रही हैं, वो एक्चुअली में हमारा फोकल पॉइंट यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है, रादर देन वो 1000 लोग जो कि ऑलरेडी जिनके पास सारे यहाँ पर आप कह सकते हो सुख सुविधाएं अवेलेबल हैं, जो अपलिफ्ट हो चुके हैं, बट वो सिंस SC एंड ST का पार्ट है, स्टिल उनको वो बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं, ना कि वो 1000 बाकी जो वो 1700 यहाँ पर लोग हैं जो कि ये सीट्स को फुलफिल कर सकें, या फिर जो बाकी ऐसे लोग हैं जो कि इन्फ्लुएंशियल नहीं है, जो एक्चुअली बैकवर्ड है, उनको रिकॉग्नाइज किया जाना चाहिए। एंड रिकॉग्निशन का पॉइंट यहां पर क्या बनता है रोहिणी कमीशन के अकॉर्डिंगली, कि आप क्रीमी लेयर वाला जो आइडिया है वो SCs एंड STs के ऊपर भी यहां पे लागू कर दीजिए। बट इसके ऊपर सिंस अभी बहुत ज्यादा कंटेंशन जो है, कंटेंशियस इशू बोला जा रहा है ना, इसको बहुत ज्यादा डिबेट्स डिस्कशंस हो रही है, अभी तक तो ये चीज नहीं हुई। सो बेसिक आइडिया इज कि अब 2 टियर रिजर्वेशन को प्रोवाइड किया जाए, ठीक है, व्हेन इट कम्स टू SCs एंड STs, जिसकी यहाँ पर बात की गई है आर्टिकल के अंदर कि 97% ऑफ द रिजर्व जॉब्स सीट्स इन द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैव बीन गार्नर्ड बाय जस्ट अराउंड 25% ऑफ द OBCs कास्ट सबकास्ट एट द सेंट्रल लेवल, दैट इज क्लोज टू 1000 ऑफ अराउंड 2600 communities under the OBC categories have had zero representation in the jobs in the educational institutions। दोनों जगहों पे यहाँ पर 0% रिजर्वेशन, उनकी 0% रिप्रेजेंटेशन है उनकी इन दैट केस। सो वे फॉरवर्ड भी यहाँ पर डिस्कस किया गया है कि इक्वल इंपॉर्टेंस यहाँ पे दी जानी चाहिए टू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सब कैटेगराइजेशन अमंग द OBCs एज पर द रोहिणी कमीशन ऑल्सो। अगर SC STs के लिए भी अगर आप 2 टियर कैटेगराइजेशन कर देते हैं रिजर्वेशन में, दैट विल ऑल्सो बी हेल्पफुल कि एक
सेकेंडरी हमारे पास क्राइटेरिया की यहाँ पे रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, ताकि जो स्कीम्स गवर्नमेंट यहाँ पे टाइम टू टाइम लॉन्च करती है वो एक्चुअली में उन लोगों को बेनिफिट करे जिनकी रिक्वायरमेंट सबसे ज्यादा है इस चीज की, है ना, जिनको इस चीज की रिक्वायरमेंट है। सो ये चीज आपको आर्टिकल में बताई गई कि 50% वाला कैप वैसे एक्सीड करने की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, बट ये 2 टियर सिस्टम को इनफैक्ट आप लागू कर सकते हैं, सिंस अब हम सब्सटैंटिव अप्रोच को लेकर चल रहे हैं, ना कि फॉर्मल अप्रोच को। ठीक है, क्वेश्चन देख लेते हैं। अब सिंस आपने कितना अच्छे से सुना उसे आप आंसर को अटेम्प्ट कर पाओगे। ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। एनएम थॉमस केस फॉर्मल इक्वालिटी, सेकेंड बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर सब्सटैंटिव इक्वालिटी, जनहित अभियान केस 2 टियर रिजर्वेशन। हाउ मेनी पेयर्स इज और आर करेक्टली मैच्ड? तो इसका करेक्ट आंसर बनता है ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ देम, कि जो एनएम थॉमस केस है वो सब्सटैंटिव इक्वालिटी की बात कर रहा है। बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर जो 1962 का केस था वो फॉर्मल इक्वालिटी की बात कर रहा है। जनहित अभियान केस ने यहाँ पे बोला कि ईडब्ल्यूएस की जो रिजर्वेशन है वो जस्टिफाइड है, कॉन्स्टिट्यूशनल है, बट हमारी जो अब रिजर्वेशन है फॉर SC STs उससे अलग है। ठीक है, इकोनॉमिक क्राइटेरिया है वो अलग क्राइटेरिया हमारे पास है। ठीक है, तो इसको उस 50% कैप का पार्ट ना बनाया जाए। ठीक है, तभी तो अभी जो हमारी रिजर्वेशन ओवरऑल टोटल SC STs OBC एंड EWS को मिला के अराउंड 54% बनती है, तो वो तो 50% वाला कैप जो है वो तो ऑलरेडी एक्सीड हो गया ना। तो इसी केस लॉ ने हमें ये चीज बताई कि जो 54% में से जो 10% क्राइटेरिया है वो SC STs से अलग होना यहाँ पर चाहिए। ठीक है, देन INS त्रिकंड रीचेस इजिप्ट टू टेक पार्ट इन मल्टीलेटरल ड्रिल। तो अब आपको बहुत दिनों बाद मैं एक होमवर्क दे रही हूं, तो अब INS त्रिकंड के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। ठीक है, एंड एक हिंट भी दे देती हूं, टी वर्ड यूज किया गया है। ठीक है, तो टी तो ये कौन सी क्लास में है, वैसे आपको यहाँ पे पता लग जाएगा, स्टेल्थ फ्रिगेट है। ठीक है, बट चलो कौन सी क्लास के अंदर ये फॉल करती है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, एंड ये इजिप्ट पहुंच गई है, इसकी कमिश्निंग या डिप्लॉयमेंट होगी कहाँ पे, मेडिटेरेनियन सी में। तो अभी डिप्लॉयमेंट से पहले आप देखेंगे कि US लेड एक ट्राई मिलिट्री एक्सरसाइज जिसका क्या नाम है, एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 2025, जो कि एक मेजर मल्टीलेटरल ड्रिल है जिसको इस साल होस्ट इजिप्ट कर रहा है। एंड एक्चुअली में इसको लीड कौन करता है, USA करता है। USA सेंट्रल कमांड जो है इसे ऑर्गेनाइज करती है। ठीक है, ऑल टुगेदर एयर लैंड एंड मैरीटाइम फोर्सेस, उसके अंदर INS त्रिकंड यहाँ पे शामिल होगा, अलॉन्ग विद यू कैन से मिलिट्री एज वेल एज एयरफोर्स। नेवी तो ऑलरेडी इसमें इंक्लूडेड है। तो और कौन सी पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज हैं यहाँ पे, सऊदी अरेबिया, कतर, ग्रीस, साइप्रस एंड इटली। तो इनकी कंटिजेंट्स भी वहां पे पहुंचेंगी। आइडिया क्या है यहाँ पर, डीपन करना बायलेटरल एंड मल्टीलेटरल टाइज को। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सी बात है, यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा और पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो अब आपने कितना अच्छे से सुना आप मुझे यहाँ पे बताओगे। ठीक है, आंसर तभी उसी के अकॉर्डिंगली, विच अमंग द फॉलोइंग नेशंस इज नॉट अ पार्ट ऑफ एक्सरसाइज ब्राइट स्टार? कतर, फ्रांस, ग्रीस, साइप्रस। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है, बट ऑब्वियस ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस। ठीक है, अब कंट्रीज के नाम वापस से रिपीट कर देती हूँ, सऊदी अरेबिया, कतर, ग्रीस, साइप्रस, इटली, इंडिया, इजिप्ट एंड USA। ठीक है, तो ये सब यहाँ पे इसका ऑलरेडी पार्ट है। ठीक है, फ्रांस इसका पार्ट यहाँ पर नहीं है। देन हमारे पास है इंडिया फर्स्ट वल्चर कंजर्वेशन पोर्टल लॉन्च्ड इन असम। ठीक है, वल्चर कंजर्वेशन के ऊपर यहाँ पे हम फोकस करेंगे। पहले पोर्टल को डिस्कस कर लेते हैं। पोर्टल जो है एक नेटवर्क ऑफ इंडिविजुअल्स है जो कि अब लार्ज स्कैवेंजर बर्ड्स, जिनको हम वल्चर बोलते हैं, जो कि कीस्टोन स्पीशीज भी हैं, है ना, तो अब उनको यहाँ पे सेव करने के लिए जितनी भी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड रहती है, तो एक कह सकते हो आप सिंगल यूनिफाइड पोर्टल है। जो भी अब कंजर्वेशन से लोग इसमें जुड़े हुए हैं, कंजर्वेशन एरियाज जो हैं यहाँ पर, वो सब अब एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे यहाँ पे अरेंज कर दिए जाएंगे। एंड कोई भी अगर सिचुएशन अराइज करती है तो यू कैन कॉन्टैक्ट ईच अदर, एंड क्या यहाँ पे प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए उस टाइम पे, वो आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। एंड ये जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी ये आपको, आप कह सकते हो कि मल्टी लैंग्वेज इंफॉर्मेशन मिलेगी। ठीक है, अब इसके अंदर आप लोकल लैंग्वेजेस टू बिगिन विद, अभी नंबर ऑफ लैंग्वेजेस जो है वो कम है। ठीक है, असमीज इसमें इंक्लूड की गई है क्योंकि अब असम में ये डेवलप किया गया है। तो मल्टी लैंग्वेजेस जो कि अब लोकल लैंग्वेजेस होंगी, ठीक है, अलॉन्ग विद दैट ऑफ इंग्लिश एंड हिंदी ऑब्वियसली, है ना। तो लोकल लैंग्वेजेस को भी इसमें इंक्लूड किया गया है कि जो भी प्लान ऑफ एक्शन है क्या होना चाहिए, एंड उसी के बेसिस पे जो वल्चर्स हैं उनको कैसे कंजर्व किया जाना चाहिए इन अ बेटर वे, ठीक है, वो बताया जाएगा आपको। ठीक है, एंड वी फाउंडेशन जो है उसने यहाँ पे इसे डेवलप किया है। एंड द वल्चर नेटवर्क जो है वो असम बर्ड मॉनिटरिंग नेटवर्क, लासा फाउंडेशन, सुरक्षा समिति, इंडिविजुअल कंजर्वेशनिस्ट एंड रिसर्चर्स इसका पार्ट है।
सिंपल सी न्यूज़ थी, बट एज एन एस्पिरेंट हमें यहाँ पर वल्चर कंजर्वेशन के ऊपर ऑल टुगेदर फोकस करना पड़ेगा, है ना। तो जो क्वेश्चन है वो रिलेटिवली सिंपल भी है, जिन्होंने पढ़ा होगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा उनके लिए पहली बार ऐसा होगा कि ये कहाँ से आ गया, ठीक है। सो तो बिगिनर्स यहाँ पर डरना मत। कंसिडर द फॉलोइंग। फर्स्ट स्टेटमेंट कह रही है कि डाइक्लोफिनैक कॉजेज किडनी फेलियर इन वल्चर्स। सेकेंड, एसिलोफिनैक, ketoprofen and nimesulide are other drugs banned for the conservation of vultures. Which of the statements above is or are correct? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स यहाँ पर करेक्ट है। तो मैं आपको बताती हूँ कि ये डाइक्लोफिनैक, एसिलोफिनैक, कीटोप्रोफेन इन सबका या निमेसुलाइड का क्या आइडिया है वल्चर कंजर्वेशन के साथ। सो अगर आपको ये डाइक्लोफिनैक, एसिलोफिनैक या कीटोप्रोफेन, निमेसुलाइड का ना आइडिया हो कि क्या काम करते हैं ये, तो आप एक तरह से कह सकते हो कि डाइक्लोफिनैक जो है मसल रिलैक्सेंट है, ठीक है। अब क्या होता है कि यही मसल रिलैक्सेंट या ये एसिलोफिनैक वगैरह ये बुखार के टाइम पे जनरली यूज की जाती है, इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करने के लिए इन ह्यूमंस आजकल यूज की जाती हैं, ठीक है। सो बेसिक आइडिया वाज कि पहले ये जो है ये वेटरनरीज भी यूज किया करते थे, ठीक है, एज अ मेडिसिन फॉर कैटल एज वेल एज अदर जितने भी एनिमल्स है, अगर उनकी ट्रीटमेंट की यहाँ पे बात होती है। धीरे धीरे ये चीज पाई गई कि जो डाइक्लोफिनैक है चाहे वो इंस्टेंट रिलीफ यहाँ पे प्रोवाइड कर रही है, बट एक यहाँ पर कॉन्सिक्वेंस उसका ये आ रहा है कि पहली चीज कि वेटरनरी यूज में इसका एक तो अनलिमिटेड यूज हो रहा था, ठीक है, या आप कह सकते हो इसको एक्सप्लॉइट किया जा रहा था मेडिसिन को, जिस वजह से रिएक्शंस जो है वो एनिमल्स के अंदर भी स्पेसिफिकली पाए जा रहे थे। बट एक एक्सेप्शन है कैटल का, ठीक है, कैटल के अंदर इंस्टेंट रिलीफ के लिए मेडिसिन आज भी आप कह सकते हो यूज की जाती है, बट बहुत हद से ज्यादा केसेस में यूज की जाती हैं। बट अब प्रॉब्लम यही है कि कोई भी अब जानवर मर जाता है सपोज कीजिए, है ना, तो उसको खाने के लिए एंड में वल्चर्स बीइंग अ कीस्टोन स्पीशीज, तो अब वो क्या करती हैं, या क्रोज हो गए हमारे पास, वो इसी सारे जो बॉडी पार्ट्स हैं इनको ही कंज्यूम करती है। सो ऑल टुगेदर व्हाट हैपेंड वाज कि अब कोई भी ऐसा एनिमल जिसने डाइक्लोफिनैक, एसिलोफिनैक, कीटोप्रोफेन, निमेसुलाइड को अगर कंज्यूम किया होता था एंड उसी की डेड बॉडी के ऊपर अगर वल्चर्स फीड करते थे, तो किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स वल्चर्स के अंदर आ गई थी। सो एक ड्रास्टिक फॉल हो गया था इन द पॉपुलेशन ऑफ वल्चर्स, एंड उसके पीछे का रीजन क्या था, मेजरली हमारे पास डाइक्लोफिनैक, ठीक है। सो ये डाइक्लोफिनैक जो है धीरे धीरे करके फिर सरकार ने ये डिसीजन लिया कि सिंस अब एनिमल्स के अंदर, एक्सेप्शन अगेन मैं बता रही हूँ कैटल है, एनिमल्स के अंदर भी इसका जो रिस्पॉन्स है वो इतना बेटर नहीं आ रहा, सेकेंडरी यहाँ पर इसके जो साइड इफेक्ट्स देखने को मिल रहे हैं एनिमल्स के अंदर भी। सेकेंड चीज ये बोली गई कि वल्चर की जो कंजर्वेशन है बहुत ज़्यादा जरूरी है क्योंकि कीस्टोन स्पीशीज है, ठीक है। सो इसी वजह से डाइक्लोफिनैक, एसिलोफिनैक, कीटोप्रोफेन या निमेसुलाइड जो है ना, इसका यूजेज वेटरनरी पर्पस के लिए बैन कर दिया गया। डाइक्लोफिनैक की बात करें तो एग्जैक्टली इन द ईयर ऑफ 2006 बैन कर दी गई थी, एंड कोई भी ऐसा वल्चर, ठीक है, जिसकी कंजर्वेशन यहाँ पे की जा रही थी या कंजर्वेशन के लिए जो स्पेसिफिक डेडिकेटेड एरियाज थे उसके आसपास अगर कुछ भी फीड किया जाता था या कोई भी कारकैस अगर फीड किया जाता था वल्चर्स को, तो इट वाज मेड श्योर कि ना उसको कोई डाइक्लोफिनैक का यहाँ पर जो अब एनिमल है जिसका कारकैस है उसको डाइक्लोफिनैक यहाँ पर किसी भी तरह से ना पहुंचा जाए, या उसकी बॉडी के अंदर या सिस्टम के अंदर डाइक्लोफिनैक अवेलेबल नहीं होना चाहिए। सो मेजर आपका आइडिया डाइक्लोफिनैक, एसिलोफिनैक, कीटोप्रोफेन या निमेसुलाइड के लिए यही है, ठीक है। सो इसी वजह से गाउट रिलेटेड प्रॉब्लम, किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम, रीनल फेलियर बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो गया था वल्चर्स के अंदर। कंजर्वेशन की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा यहाँ पर थी, इसी वजह से इन्हें बैन कर दिया गया फॉर वेटरनरी पर्पसेस। तो जब आप अपनी कंजर्वेशन वाले पार्ट में स्पेसिफिकली वल्चर्स की बात करते हो, सिंस हमारे पेड मॉड्यूल्स में तो ये चीज़ कवर करते ही हैं मनमीत मैम, ठीक है, बट चलो अब जो भी है, जो एडिशनल जितने भी बच्चे हैं जो पार्ट नहीं है बैचेस को, उनको ये चीज़ को पता होना चाहिए कि वल्चर कंजर्वेशन को जब आप पढ़ते हैं या कंजर्वेशन को ऑल टुगेदर जब आप पढ़ते हैं तो वल्चर्स के केस में डाइक्लोफिनैक का मेंशन पक्का ही पक्का यहाँ पर होता है। नहीं पढ़ा है तो एक बार गो थ्रू इसे कर लेना, ठीक है। तो आपको इन डिटेल यहाँ पर बता दी गई हैं चीजें। देन 2 rate GST टू किक इन ऑन September 22। तो अब इसके पीछे का अब आर्टिकल में आइडिया क्या है कि जो स्लैब है वो कम करके 2 रख दिए गए हैं, एक तीसरा स्लैब जो है वो ऐड कर दिया गया है 40% का सिन गुड्स का, हमने ऑलरेडी कॉन्टेक्स्ट में डिस्कस कर लिया था, ठीक है। तो गवर्नमेंट कीप स्लैब्स एट 5%, 18%, इंट्रोड्यूसेस स्पेशल 40% रेट फॉर गुड्स सच एज टोबैको एंड लग्जरी आइटम्स। तो ये पूरा आर्टिकल आपके लिए इंपॉर्टेंट इसीलिए है कि इसमें आपको एग्जाम्पल्स कोट करके बताए गए हैं, या अब कौन सी चीज़ महंगी होगी, कौन सी सस्ती होगी, ये आपको बताया गया है,
ठीक है, मैं इस आर्टिकल को नहीं पढ़ रही हूं, इसे आप खुद पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन जो है इसी के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो आपको आंसर थोड़ा सा पता लग जाएगा क्योंकि इन्हीं स्टेटमेंट्स में से अब क्वेश्चन लिया गया है। पहला है कि द ड्यूटी ऑन अमोनिया विल बी रिड्यूस्ड फ्रॉम 28% टू 18%। सेकेंड स्टेटमेंट कह रही है मिल्क एंड ब्रेड विल नाउ बी चीपर। विच ऑफ द स्टेटमेंट्स अबव इज और आर करेक्ट? तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास बनता है स्टेटमेंट नंबर 2 ही सिर्फ करेक्ट है। मिल्क एंड ब्रेड विल नाउ बी चीपर इज फाइन। ठीक है, ड्यूटी जो है अमोनिया के ऊपर वो कम तो कर दी गई है, बट इनिशियल ड्यूटी 28% नहीं थी। इनिशियल ड्यूटी जो है 18% थी, जो कि 5% यहाँ पर कर दी गई है। तो काफी डिटेल में आपको चीजें यहाँ पर बताई गई हैं। लग्जरी गुड्स या सिन गुड्स को लेकर भी कौन सी चीजें जो है वो अब किस तरीके से बढ़ेंगी, कौन सा जो आपके पास अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल है तो इन दैट केस क्या उसका जो कांस्टेंट यहाँ पर रहेगा हमारे पास। ठीक है, अब रिटेन किया गया है 5% जीएसटी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो अब एक बार इसको गो थ्रू कर लेना। देन गवर्नर्स मस्ट एक्ट फॉरविद ऑन बिल्स, स्टेट्स आर्ग्यूज इन सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो लाइट रीडिंग जस्ट फॉर बिल्डिंग स्टोरी, कुछ ऐसे डेफिनेटिव नहीं आया है। कल भी ओरल सिर्फ एक यहाँ पर स्टेटमेंट सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दी गई थी कि अब गवर्नर्स इतने टाइम तक बिल को लेकर नहीं बैठ सकते। तो अगेन आर्टिकल 200 कम्स इनटू पिक्चर, सो यू कैन रीड एवरीथिंग रिलेटेड टू दैट। सेकेंड है जयशंकर मीट्स जर्मन फॉरेन मिनिस्टर पुशेस फॉर यूरोपियन यूनियन एंड इंडिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो अब 50% का जो वो छापा लग गया ना यूएसए की तरफ से, बाकी जगह पे भी इंडिया घूमना चाह रही है। सिंस यूरोप को भी यूएसए ने ये चीज़ बोली थी कि आप भी इंडिया या जो भी कंट्रीज अब रशिया से ऑयल ले रही हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, उनके ऊपर आप भी टैरिफ यहाँ पर लगाइए, है ना। सो चलो अभी उसको लेकर जो है यहाँ पर क्या जर्मनी का स्टांस है वो देखते हैं। उन्होंने यहाँ पर डायरेक्टली इंडिया का नाम तो नहीं लिया, बट उन्होंने ये बोला है कि सारी कंट्रीज जो कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली यूरोप को तेल सप्लाई कर रही हैं आफ्टर टेकिंग इट फ्रॉम रशिया, उनके ऊपर अब टैरिफ्स लगाने की बात की जाएगी जर्मनी एंड फ्रांस के द्वारा, है ना। तो अब ये सारी चीजें यहाँ पे कैसे हैं आप एक बार थोड़ा सा पढ़ लेना इसको, जस्ट लाइट रीडिंग के लिए। एंड जो हाईलाइटेड पोर्शन अगर आप वो भी पढ़ लोगे दैट विल बी इनफ। ठीक है, जस्ट टू मेक श्योर कि क्या चीजें यहाँ पर चल रही हैं जियोपॉलिटिकली भी। ठीक है, एंड कैसे यहाँ पर हमारा जो डिप्लोमेटिक टाइज है वो कैसे विजिबिलिटी दिखा रहे हैं, एंड इंडिया का क्लोज एसोसिएशन विद रशिया एंड चाइना कैसे यहाँ पे दिक्कत दे रहा है यूरोपियन नेशंस को भी अभी। ठीक है, सो इन केस इफ यू प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी 2026 वी हैव एन ऑनगोइंग बैच की इंक्वायरी है तो 1800-890-3043 जो कि एक टोल फ्री नंबर है, उस पर आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। sleepy.classes@gmail.com पे हमें ईमेल भी कर सकते हैं। कोई भी डाउट होता है लेक्चर से रिलेटेड या वैसे भी तो कमेंट बॉक्स आपके पास अवेलेबल है। सेम गोज फॉर द टेस्ट सीरीज। सो दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड टुडे। हैव अ गुड डे। थैंक यू सो मच।